ऐसे समय में जब लोग घर पे बैठे हैं और ट्रैवल को अवॉइड कर रहे हैं, इसमें कोई भी बात सरप्राइजिंग नहीं है कि हम एयरलाइन और होटल कंपनीज को देख रहे हैं कि वो लॉसेस में जा रही है। और ये सेम केस एयरबस के साथ भी है पेंडेमिक के शुरुआत से ही। और हमने उन्हें देखा है कि क्वार्टरली लॉसेस में जा रहे हैं, चाहे वो $500 मिलियन हो या फिर $1.5 बिलियन हो। हालांकि ये लॉसेस काफ़ी ज़्यादा कम है उनके मेन कॉम्पिटिटर बोइंग से, जो कि $3 से $4 बिलियन हर क्वार्टर में गंवा रहा है। मगर एक चीज़ ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि एयरबस ना कि सिर्फ अपने लॉसेस को कम कर पाया मगर प्रॉफिटेबल भी हो पाया लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 के $1.7 बिलियन का प्रॉफिट लाके। और वहीं पे बोइंग ने सबसे खराब क्वार्टर पोस्ट किया है पिछले 15 सालों का, जिसमें उन्होंने $8.4 बिलियन लूज किए सिंगल क्वार्टर में। तो किस तरह से एयरबस इतनी जल्दी रिकवर कर पाया पेंडेमिक से बजाय कि बोइंग के। जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एयरबस के पास बोइंग से ऊपर, वो है एयरबस A320। जो एयरबस A320 है वर्सेस बोइंग 737 है, ये वन ऑफ द क्लोजेस्ट बैटल्स है जो कि पिछले कई दशकों से चल रही है। और नवंबर 2019 के हिसाब से जो टोटल ऑर्डर्स है बोइंग 737 मॉडल्स के, वो 15,136 एयरक्राफ्ट तक पहुंच चुके हैं। वहीं पे A320 के मॉडल्स के ऑर्डर्स 15,193 एयरक्राफ्ट तक पहुंच चुके हैं। तो A320 की थोड़ी सी ज़्यादा लीड है बोइंग 737 से, मगर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंपनी जीत रही है जब तक आप एक क्रूशल फैक्टर को कंसिडर नहीं करते। जो पहला बोइंग 737 है वो अप्रैल ऑफ 1967 को उड़ा था, वहीं पे पहला A320 फरवरी 1987 को उड़ा था। जिसका मतलब ये है कि एयरबस जो है वो बोइंग को कैचअप कर पाया 20 साल का, जबकि एयरबस को हेड स्टार्ट मिली थी। तो इसमें कोई भी सवाल नहीं है कि A320 जो है वो एक्सट्रीमली बिक रहे हैं अच्छे से, और इसी की वजह से एयरबस को रिकवर करने में मदद हुई है पेंडेमिक के दौरान। और जैसे ही एयरलाइन ट्रैवल वापस से शुरू हो रहा है, जो पहले रूट्स हैं जो कि रिटर्न कर रहे हैं वो ऑफकोर्स डोमेस्टिक रूट्स है। और ट्रैवल करना इंटरनेशनली उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और पहले से कहीं ज़्यादा। इसी की वजह से लोग और बिजनेसेस जो हैं वो डोमेस्टिक ट्रैवल करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और मोर एवर ज़्यादातर एयरलाइंस जो है वो नैरो बॉडी जेट्स का इस्तेमाल कर रही है मीडियम टू लॉन्ग हॉल रूट्स में भी। और क्योंकि लॉन्गर रूट्स की डिमांड आधे से भी कम हो चुकी है यूजुअल लेवल से, इसमें कोई भी सेंस नहीं बनाता कि पैसे जलाएं हम लार्जर जेट्स पे। और इस शिफ्ट में जो डिमांड में आया वो उसने नैरो बॉडी एयरप्लेन की डिमांड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया वाइड बॉडी एयरप्लेन की डिमांड के मुकाबले। और जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, नैरो बॉडी एयरप्लेन मार्केट में ऐसा लगता है कि एयरलाइंस A320 को ज़्यादा प्रेफर करते हैं 737 के बजाय। और जो एयरबस को एडवांटेज मिला था वो एक्सेलरेट हुआ जब बोइंग की दिक्कतें आई 737 मैक्स के साथ। और जब दो फेटल एक्सीडेंट हुए 737 के 2019 में, जो बोइंग 737 मैक्स है उसे ग्राउंडेड कर दिया गया पूरी दुनिया में 2 सालों के लिए। और दिसंबर 2020 में FAA ने अप्रूव तो कर दिया 737 मैक्स को फ्लाइट के लिए, मगर बोइंग को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा वापस से कॉम्पिटिटिव बनने में A320 के अगेंस्ट। बहुत से एयरलाइन पैसेंजर शॉक हो गए 737 मैक्स के इंसिडेंट के बाद, और वो 737 मैक्स में वापस से उड़ने को तैयार नहीं है जब तक कि सालों की रिलायबिलिटी नहीं देखेंगे मार्केट में। और क्योंकि एयरलाइन पैसेंजर जो है एंड कस्टमर्स होते हैं एयरक्राफ्ट के, हम देखेंगे कि एयरलाइंस जो है अप्रोच करेंगे 73 मैक्स को सावधानी के साथ, जिसकी वजह से A320 को मदद मिलेगी। और मैसिव एडवांटेज होने के साथ ही नैरो बॉडी एयरप्लेन मार्केट में एयरबस ने परफेक्ट टाइमिंग चूज़ करी A380 के प्रोडक्शन को रोकने की। जो A380 था वो सुपर एम्बिशियस डबल डेकर प्लेन था जो कि बोइंग 747 के अगेंस्ट कम्पीट करने के लिए बनाया गया था। जो लार्ज इंटीरियर स्पेस है उसने सुपर लग्जूरियस बिजनेस और फर्स्ट क्लास के कैबिन्स को रखा, और इसी के साथ साथ जो इकोनॉमी सीटिंग्स है वो सबसे अच्छी थी वहाँ पे। और A380 जो है उसमें कोई भी सेफ्टी या रिलायबिलिटी एरर्स नहीं थे, बजाय कि उसका साइज़ भी इतना बड़ा था। पायलट्स को वो पसंद आया, पैसेंजर्स को पसंद आया, इंजीनियर्स को पसंद आया, मगर ज़्यादातर एयरलाइंस को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जो A380 के साथ प्रॉब्लम थी वो ये कि उसने कोई भी इकोनॉमिकल या लॉजिस्टिकल सेंस नहीं बनाया एयरलाइंस के लिए। ज़्यादातर एयरपोर्ट्स जो है वो A380 को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और नए जेटवेज और टर्मिनल्स जो है उन्हें वापस से बिल्ड करना था उस एयरक्राफ्ट के लिए। ऑल्सो ज़्यादातर रूट्स जो थे उन्हें इतनी ज़्यादा पैसेंजर्स कैपेसिटी नहीं थी शुरुआत करने के लिए, और जो रूट्स थे जो सपोर्ट कर सकते थे इतने पैसेंजर्स को, उसमें ज़्यादा सेंस ये बनाया कि पैसेंजर्स को 2 छोटे एयरक्राफ्ट्स में भेजा जाए। इस तरह से पैसेंजर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं इन टर्म्स ऑफ डिपार्चर टाइम, और एयरलाइंस जो है आराम से स्केल अप या स्केल डाउन कर सकती थी डिमांड के तहत। और इस चीज़ को मेंशन ही करना चाहिए कि एयरलाइंस हैं बहुत सारा पैसा बचा सकते थे 2 छोटे एयरक्राफ्ट को उड़ा के जो कि कम फ्यूल खाते हो। इसी के वजह से जो हालांकि A380 एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस था और पैसेंजर्स का फेवरेट था, जो डिमांड थी एयरक्राफ्ट की वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितना कि एयरबस ने सोचा था शुरू में। फॉर्चुनेटली एयरबस के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन को रोक देंगे सही टाइम पे, और फरवरी 2019 में एयरबस ने अनाउंस किया कि वो A380 का प्रोडक्शन रोक देंगे। हालांकि ये बहुत सैड इवेंट था, इसने एयरबस को अलाउ किया कि स्मूथली स्केल आउट करे प्रोडक्शन का पेंडेमिक के दौरान। और इस अनाउंसमेंट के टाइम पे एयरबस के पास 17 A380 के ऑर्डर्स बचे हुए थे। 3 ऑल निपॉन एयरवेज को जाने थे और बाकी एमिरेट्स को जाने थे।
और दिसंबर 2020 तक एयरबस ने अपने तीनों A380s को ऑल निपॉन एयरवेज को डिलीवर कर दिया और उनके पास 5 बचे हुए हैं एमिरेट्स को डिलीवर करने के लिए। वहीं पे बोइंग 747 के ऑर्डर जो है वो भी कम हो रहे हैं सेम रीजंस की तरह जो कि A380 के हुए थे। और 2016 से 747 का प्रोडक्शन सिर्फ 6 यूनिट्स पर ईयर पे जा चुका और बोइंग ने एवरेज $40 मिलियन हर यूनिट पे कमाया और उस रेट पे बोइंग जो है $250 बिलियन हर साल लूज कर रहा था 747 को रख के अपने पास। हाउएवर बोइंग ने 747 की प्रोडक्शन को रोकने से मना कर दिया पेंडेमिक की शुरुआत के बाद तक और कंपनी जब सिग्निफिकेंटली रेड पे चली गई थी और इस पॉइंट पे एयरबस ने नैरो बॉडी और सुपर जॉम्बो जेट कैटेगरी को बोइंग से अच्छा कर लिया था और एक ही कैटेगरी जो बची थी वो थी वाइड बॉडी जेट्स और मार्केट में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो है एयरलाइन का फेवरेट है। 787 सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट प्लेन है मार्केट में और ना कि सिर्फ 787 फ्यूल कॉस्ट को बचाता है मगर जनरली काफ़ी सस्ता पड़ जाता है A350 के काउंटर पार्ट से। अब 787-10 और A350-1000 का एग्जांपल ले लेते हैं। जो 787-10 है उसकी कॉस्ट $325.8 मिलियन की है, वहीं पे A350-1000 की कॉस्ट $366.5 मिलियन की है, जिसका मतलब ये है कि एयरलाइन जो है $40 मिलियन बचा सकते हैं 787 को लेके बजाय कि A350 के। और अभी तो हमने बल्क ऑर्डर डिस्काउंट्स की बात भी नहीं करी जो कि इस डिस्पैरिटी को और भी बड़ा बना देती है। ये डिस्पैरिटी क्लियर होती है जब आप देखेंगे ऑर्डर्स को दोनों एयरक्राफ्ट्स के अगस्त 2019 के हिसाब से बोइंग के 1464 787 के ऑर्डर से जिसमें से 882 पहले से डिलीवर कर दिए उन्होंने और एयरबस में वहीं पे सिर्फ 913 ऑर्डर से A350 के जिसमें से 300 ही डिलीवर किए हैं उन्होंने। क्लियरली यही वो कैटेगरी है जहाँ पे एयरबस पीछे रह रहा था बट आयरॉनिकली ये परफेक्टली काम कर रहा है एयरबस के लिए क्योंकि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया इंटरनेशनल ट्रैवल की डिमांड जो है वो बहुत कम हो चुकी है पेंडेमिक की शुरुआत से और यहीं पे 787, 777 और A350 प्राइमरली यूज़ हो रहे हैं क्योंकि 737 मैक्स जो है उन्हें ग्राउंडेड कर दिया गया था। 777 और 787 क्रूशल थे बोइंग के बिजनेस के लिए मगर अनफॉर्चुनेटली वाइड बॉडी मार्केट जो है वो इम्पैक्ट हुआ था पेंडेमिक की वजह से और एयरबस के लिए तो क्योंकि कस्टमर्स ने प्रेफर किया 787 को। एयरबस जो है कभी भी डिपेंडेंट नहीं था A350 के लिए, इसी की वजह से इन टर्म्स ऑफ द पैसेंजर एयरलाइन बिजनेस एयरबस जो है वो सिंपली सही जगह पे था, सही समय पे था और बोइंग नहीं था वहाँ पे। बोइंग को इससे ख़राब समय नहीं मिल सकता था फेल होने का नैरो बॉडी जेट के साथ और एयरबस को अच्छा टाइम नहीं मिल सकता था उससे कि वो सुपर जंबो जेट से स्टेप अवे कर ले और इसे स्मॉलर डिपेंडेंसी ऑफ वाइड बॉडी मार्केट के साथ कपल कर लें। तो इसमें इतना मुश्किल नहीं है देखना कि एयरबस को डाउन टर्न में इतना ज़्यादा अच्छा चीज़ें क्यों मिली मगर इन सारी चीज़ों के साथ ये चीज़ जो है सरफेस लेवल रीजनिंग है, ये पॉइंट जो है एब्सोल्युटली वैलिड है और बड़ा रोल प्ले किया है दोनों कंपनीज़ के आउटकम में। मगर यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स और हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया आउटकम को, चाहे वो बैकग्राउंड में हो जैसे कि खराब लीडरशिप। पिछले 20 सालों में बोइंग की लीडरशिप ज़्यादा फोकस कर रही है अपने स्टॉक प्राइस के बजाय कि उनके कोर बिजनेस के। इसकी वजह से उन्हें नंबर्स पे फोकस करना पड़ रहा है स्टैटिस्टिक्स के बजाय कि मीटिंग उनकी नीड के कस्टमर्स की। और फॉर इंस्टेंस वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं ऑनलाइन लीडरशिप पे किस तरह से प्रेशर करते हैं एम्प्लॉयज़ को कि जल्दबाजी करे ट्रेनिंग में, जल्दबाजी करे सेफ्टी चेक्स में और जल्दबाजी करे प्रॉब्लम्स में। और ये इस इफेक्ट में किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाया जा सके और स्टॉक प्राइस को ऊपर कर सके जितना वो कर सके मगर शॉर्ट टाइम में ये जो है इसने फ्लॉड अप्रोच को जो है विजिबल तो नहीं दिख रही मगर समय के साथ ही हम बड़े से बड़ी गलतियों को देखेंगे जो कि 737 मैक्स को एक एग्जांपल की तरह देख सकते हैं अभी भी। अगर बोइंग की लीडरशिप इतनी शॉर्ट साइटेड नहीं होती तो लाइकली उन्हें इश्यूज मिल जाते 737 मैक्स के इंस्पेक्शन के दौरान और उन्हें इतने से बड़े फियास्को को डील नहीं करना पड़ता। और एयरबस की लीडरशिप की बात करें तो वो भी किसी तरह से परफेक्ट नहीं है। एट द एंड ऑफ 2019 एयरबस को 3 साल की रिश्वत वाली इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ा था और एयरबस को सेटल किया गया था $4 बिलियन के फाइन से। फन फैक्ट ये एक्चुअली सबसे बड़ा रिश्वतखोरी की सेटलमेंट है अमाउंट हिस्ट्री में। तो क्लियरली एयरबस भी है किसी भी तरह से कोई साधु संत नहीं है मगर पिछले 20 सालों में उनकी लीडरशिप जो है इतनी ज़्यादा फोकस नहीं करती शेयर प्राइस में जितना बोइंग करता है। ये क्योंकि एयरबस इतनी मेच्योर कंपनी नहीं है बोइंग जितनी और आज भी एयरबस की वर्थ $98 बिलियन है वहीं पे बोइंग की वर्थ $145 बिलियन है। तो एयरबस के पास हिस्टोरिकली ज़्यादा रूम है ग्रो करने के लिए अपने कोर बिजनेस में, वहीं पे बोइंग ने बहुत सारा क्रिएटिव होना शुरू कर दिया इंडेफिनिट स्टॉक ग्रोथ के लिए। एक और चीज़ कंसिडर करने वाली ये है कि बोइंग का स्पेस डिफेंस और सिक्योरिटीज़ बिजनेस जो है बहुत बड़ा है एयरबस के मुकाबले। बोइंग का स्पेस डिफेंस और सिक्योरिटी बिजनेस $26 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करता है हर साल, वहीं पे एयरबस का स्पेस डिफेंस और सिक्योरिटी बिजनेस जो है सिर्फ $10 बिलियन जनरेट करता है। इसी वजह से एयरबस बोइंग से ज़्यादा फोकस्ड है अपने कमर्शियल कस्टमर्स पे क्योंकि उनके पास कम डाइवर्सिफिकेशन है। एनीवेज आखिर में जो
जो मेन रीज़न है एयरबस जो है रिकवर कर पाए इतनी जल्दी पैंडमिक से, वो है क्योंकि उनकी लीडरशिप ज़्यादा फोकस कर रही है उनके कस्टमर्स पे, ना कि बोइंग की तरह। और वो जो पोजीशंस हैं उनके मार्केट सिंपली अच्छा काम कर रहे हैं बोइंग के मुकाबले। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि एयरबस इतना जल्दी टर्न अराउंड कर पाए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे ऐसे एक्सप्लेन किया है सिचुएशन दोनों कंपनीज़ के। साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।